जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए अपनी पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पॉलिटी की ये थर्ड लेक्चर क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम लोग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड वो है प्रीएम्बल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम से लेकर एनडीए के एग्जाम तक यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, एवरी नाउ एंड देन आपको प्रीएम्बल से क्वेश्चन देखने को मिलता है। टॉपिक बड़ा बेसिक सा है, बट कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जिसके अंदर यूज होती है जो अच्छी कंसेप्चुअल आपकी नॉलेज को एनहांस करती हैं। तो उन सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए आज की क्लास में हम लोग प्रीएम्बल को बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और आई एश्योर यू कि इसके बाद प्रीएम्बल में आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रीएम्बल को स्टार्ट करते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम प्रीएम्बल के साथ बने रहेंगे और सारे अपने जो जितने भी हमारे इसके अंदर कंसेप्ट यूज होंगे सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो आपका तो डेफिनेट सी बात आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो प्रीएम्बल की बात करते हैं कि प्रीएम्बल एक्चुअली है क्या चीज बेसिकली। देखिए सबसे पहले बात तो आप ये याद रखेंगे कि प्रीएम्बल का जो कंसेप्ट है बच्चों, प्रीएम्बल का कंसेप्ट वो यूएसए से लिया गया है। प्रीएम्बल का कंसेप्ट, ठीक है जी, यूएसए का वो कॉन्स्टिट्यूशन था सबसे पहले जिसने प्रीएम्बल को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था। तो देखिए हमने भी ये कंसेप्ट वहीं से लिया है। एंड व्हाट इज एक्चुअली प्रीएम्बल, तो जैसे आप कोई भी मार्केट से बुक परचेज करते हैं ना, उसमें एक प्रीफेस का पेज होता है एक्चुअली, जो उस बुक के अंदर क्या लिखा गया है, मैटर क्या है, वो मैसेज आपको बताता है। सो बेसिकली प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आप ये कह लीजिए कि काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है या काइंड ऑफ एक मैसेज देता है आपको कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ने को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, सो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, सो प्रीएम्बल क्या है हमारा, बेसिकली प्रीफेस है या इंट्रो है टू द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है वो आपको प्रीएम्बल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंस्पायर्ड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बेसिकली इंस्पायर्ड है हमारा ये मॉडल प्रीएम्बल का। इट इज बेस्ड ऑन, अब इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो लैंग्वेज किसके ऊपर बेस्ड है। सो देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू संविधान सभा के सामने एक ड्राफ्ट काइंड ऑफ एक प्रपोजल लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, और वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको ऐड किया जाए। तो 13 दिसंबर 1946 को इसको बच्चों प्रपोज किया गया था संविधान सभा के सामने, और 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, और कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बाद में इसको अडॉप्ट किया गया था बेसिकली, बट इसका नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बदलकर प्रीएम्बल कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, सो प्रीएम्बल का जो कंटेंट है ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर जो पंडित नेहरू लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 को, और इसको पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को बच्चों। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947, इट केम इनटू इफेक्ट ऑन, इफेक्ट में कब से आया प्रीएम्बल, 26 नवंबर 1949 से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ इनेक्टमेंट है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रीएम्बल के अंदर आज तक एक बार अमेंडमेंट हुई है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। हालांकि इन तीनों वर्ड से जुड़े प्रोविजंस ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट वही हमने कहा कि प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इन तीनों वर्ड्स को एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया था। कहां पर, प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स ऐड किए गए थे बच्चों। इसके साथ साथ प्रीएम्बल को लेकर एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि प्रीएम्बल ना तो हमारी सरकार का कोई सोर्स ऑफ पावर है कि उसके बेस पे सरकार कोई एक्शन ले सकती है, और ना ही प्रीएम्बल सरकार के ऊपर किसी तरह की कोई लिमिटेशन लगाता है। क्लियर होगी बात, किसी तरह की लिमिटेशन सरकार के ऊपर प्रीएम्बल नहीं लगाता है, ना ही उसको कोई पावर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आपका जो प्रीएम्बल है ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब प्रीएम्बल को लेकर, प्रीएम्बल के किसी भी प्रोविजन को लेकर अगर सरकार उसको वॉयलेट करती है या कोई भी ऐसा एक्शन होता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते प्रीएम्बल के बेस पर, तो प्रीएम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल बेसिकली। ठीक है, सो ये कुछ और एडिशनल पॉइंट्स है प्रीएम्बल को लेकर जो आप याद रखिएगा। तो प्रीएम्बल आपके सामने है, हर बच्चे को प्रीएम्बल ऑलमोस्ट याद होना चाहिए, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल याद होनी चाहिए, जिसके अंदर मेंशन किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिए बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज है, वैसे बीच में आके थोड़ा आपको लगता है, बट एक दो बार आप करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पांच जो अच्छे खासे हैवी शब्द जिनके अच्छे खासे कंसेप्चुअल मतलब है, ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं भारत के नेचर को बेसिकली। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, हम क्या सिक्योर करना चाहते हैं अपने सभी नागरिकों को, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड ये तीनों को मिलाकर बेसिकली इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लैंग्वेज है प्रीएम्बल की,
छोटा सा प्रीएम्बल है, सभी को याद होना चाहिए प्रीएम्बल। इन वर्ड्स की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ये जस्टिस कितने टाइप का मेंशन्ड है, लिबर्टी किस किस चीज की है, इक्वालिटी में क्या क्या मेंशन्ड है, फ्रेटर्निटी में क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। प्रीएम्बल आपको बेसिकली याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आइए इसी प्रीएम्बल को अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं बच्चों प्रीएम्बल को। सो देखिए सबसे पहले ये है की फीचर्स हमारे प्रीएम्बल के, कि प्रीएम्बल से हमें बेसिकली क्या क्या चीजें पता लगती है। सो सबसे पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कि प्रीएम्बल या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली उसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सबको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है अपने काम करने की, प्रेसिडेंट को पावर देता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को, यूपीएससी को, सभी को पावर, सुप्रीम कोर्ट को पावर कौन देता है बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये आता है सर कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर किसने दी है। तो बच्चों देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो पावर दी है वो दी है किसने, पीपल ऑफ इंडिया ने। पीपल ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को ये पावर दी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बात प्रूव कैसे होती है, तो ये प्रूव इस तरीके से होती है। अगर आप प्रीएम्बल की लैंग्वेज को देखेंगे, प्रीएम्बल की लैंग्वेज को, तो यहां पे क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस यहां तक पढ़िए आप, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम भारत के लोग इस संविधान को खुद को समर्पित कर रहे हैं। तो इसका मतलब संविधान बनाया किसने है, हम लोगों ने खुद बनाया है, खुद के लिए बनाया है। तो इसका मतलब संविधान को पावर किसने दी है, हम लोगों ने दी है, हम मतलब पीपल ऑफ इंडिया ने दी है। इज इट क्लियर। सो यहां से ये बात प्रूव होती है बच्चों कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन लिखी गई है, डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। ये बात यहां से क्लियर रखिएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। ये जो 5 वर्ड्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों जो वर्ड्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, की भारतीय यूनियन का नेचर कैसा है बेसिकली। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, कि क्या हम अचीव करना चाहते हैं, तो वो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, जिनको लेकर प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि ये कैसे अचीव होंगे। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एडॉप्शन, तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है भाई कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इज 26 नवंबर 1949। याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन है बच्चों, यानी डेट ऑफ इनेक्टमेंट भी बोलते हैं इसको, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, जिस दिन हमारा संविधान इनेक्ट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। बट आप ये भी जानते ही होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है, दैट इज 26 जनवरी 1950। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशंस डेट ऑफ एनफोर्समेंट। तो संविधान को लगभग 2 महीने के बाद लागू किया गया था। हालांकि कुछ प्रोविजंस हैं जो 26 नवंबर से लागू हो गए थे, 10% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, बट 90% कॉन्स्टिट्यूशन आपका 26 जनवरी से ही लागू हुआ था। इसका कारण क्या है कि संविधान को 2 दिन हमने क्यों, 2 महीने के लिए लगभग क्यों रोके रखा था। सो आपको याद होगा, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि दिसंबर 1929 का कांग्रेस का लाहौर सेशन था, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम सेलिब्रेट करेंगे अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस। तो तब से ये डेट हिस्टोरिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। इसको हम अपनी इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करते थे, बट क्योंकि इंडिपेंडेंस हमें मिल गई थी 15 अगस्त को, तो 26 जनवरी को हमने डिक्लेयर किया अपना रिपब्लिक डे, जिस दिन हमने खुद को गणतंत्र डिक्लेयर किया था बच्चों। तो इसीलिए ये डेट्स 2 आपको याद करनी पड़ती हैं। 26 नवंबर हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन और इनेक्टमेंट है, 26 जनवरी हमारी डेट ऑफ एनफोर्समेंट या डेट ऑफ कमेंसमेंट है। इसको ऐसे याद रखेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, लाहौर सेशन याद रखेंगे दिसंबर 1929 का। चलिए जी, अब प्रीएम्बल के जो फीचर्स हैं हमारे, उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक का मतलब थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो देखिए सबसे पहला है सोवरन। हाँ जी, सोवरन शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए कोई भी एक राज्य जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट राज्य है, जहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके पास खुद की लैंड है, वहां पर रहने के लिए लोग हैं, उस देश को बेसिकली हम सोवरन देश कह देते हैं। या आसान भाषा में एक ऐसा इंडिपेंडेंट देश बेसिकली जो अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकता है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन है, चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजन है। अगर कोई भी देश अपने डिसीजंस खुद ले सकता है तो उसको सोवरन देश कहा जाता है बच्चों। उसको वो इंडिपेंडेंट देशों की कैटेगरी में सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी है, जिसको हम सोवरन देश बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजंस लेने के लिए आजाद है, कैसे भी डिसीजंस हो खुद के डिसीजंस ले सकता है बेसिकली, ठीक है जी, वो है सोवरन देश। सेकंड देखिए,
सोशलिस्ट, देखिए ये कंसेप्ट आप लोगों ने क्लासेस में पढ़े हैं कि व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज कैपिटलिज्म। बेसिकली देखिए ब्रिटिशर्स भारत को जिस आइडियोलॉजी से रूल करते थे वो क्या थी, कैपिटलिज्म। बट फिर उसके बाद इंडिया ने अपने संविधान के अंदर कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया, सोशलिज्म का। व्हाट इज सोशलिज्म, बेसिकली जिसमें सरकार की जिम्मेवारी होती है लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करने की, या ऐसा कह लीजिए कि जहां पर सरकार लोगों की जरूरतों की तरफ ध्यान देती है और सरकारी माध्यम से, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल्स, इनके थ्रू पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता है, वहां पर कोई फैसिलिटी फ्री नहीं होती है, सारी फैसिलिटीज आपको पेड ही मिलेंगी। कोई सरकारी स्कूल या सरकारी हॉस्पिटल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं वहां पर बेसिकली। ठीक है जी। सोशलिज्म का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 38, 39 बेसिकली सोशलिज्म को ही प्रमोट करते हैं और सोशलिज्म को अचीव करने की तरफ बढ़ते हैं वो आर्टिकल्स। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बच्चों कि व्हाट इज सोशलिज्म। इसमें काफी डिटेल्ड कंसेप्ट है, हम डिटेल क्लासेस के अंदर पढ़ लेंगे इसको, क्योंकि सोशलिज्म भी दो तीन तरह का होता है बेसिकली। जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, फिर कैपिटलिज्म क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी के लिए इतना बता देता हूं कि भारत जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, जहां पर आप पब्लिक सेक्टर का पार्ट भी बन सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट भी बन सकते हैं, आप अपना कोई काम भी कर सकते हैं। कम्युनिस्ट सोशलिज्म के अंदर देश के सभी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर वहां नाम मात्र एग्जिस्ट करता है बेसिकली। ठीक है, सो इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बच्चों। नेक्स्ट देखिए सेकुलर, ये शब्द तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे न्यूज में बेसिकली। देखिए सेकुलर शब्द क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। सेकुलर राज्य या सेकुलर देश एक ऐसे देश को कहा जाता है जिसका कोई नेशनल या ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। तो जैसे भारत है, भारत का कोई भी नेशनल या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो भारत एक सेकुलर राज्य है बच्चों बेसिकली। ठीक है, इसमें भी आगे टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, नेगेटिव सेकुलरिज्म। जैसे भारत जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म में फॉलो करता है भारत, क्योंकि भारत के अंदर जो हमारी सरकार है वो धर्म के मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। नेगेटिव सेकुलरिज्म में जो सरकारें होती हैं वो धर्म के मैटर में इंटरफेयर नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस ले लीजिए आप बेसिकली। ठीक है, सो इंडिया फॉलोज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जहां पर सरकार अगर चाहे तो धर्म के मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, बट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी सरकार भी। ठीक है, और सरकार का कोई ऑफिशियल या नेशनल रिलीजन नहीं होता है। क्लियर होगी बात बच्चों। नेक्स्ट देखिए उसके बाद, नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक वर्ड आप जानते हैं, डेमोक्रेसी की परिभाषा को अच्छे से, है ना, कई जगह आप लोगों ने सुन रखी होगी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं चीजें। अब देखिए डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर फॉल करता है, जहां पर हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं बेसिकली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर कुछ टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, रीकॉल, इनिशिएटिव, जिनके थ्रू गवर्नमेंट्स रन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड का एग्जांपल आप ले लीजिए, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर फॉल करते हैं। इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फॉल करता है, जहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं बच्चों, हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स देश चलाते हैं बेसिकली। ठीक है जी, सो इंडिया फॉल्स अंडर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बस इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है और सोवरेन देश होता है बेसिकली, तो वो डेमोक्रेसी की पहली निशानी होती है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है, देखिए रिपब्लिक देश एक ऐसे देश को कहा जाता है जिसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है ना वो इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो इलेक्टेड हेड है। भले हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, बट इलेक्शन होता है, कोई हेरिडिटरी एलिमेंट नहीं है कि एक ही परिवार के लोग राष्ट्रपति बनेंगे। सो जिस देश के अंदर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है उस देश को क्या कहा जाता है, रिपब्लिक हेड कहा जाता है, रिपब्लिक कहा जाता है। दुनिया का सबसे पहला रिपब्लिक हेड यूएसए ने बनाया था बच्चों 1787 के अंदर बेसिकली। भारत रिपब्लिक कब बना था, 26 जनवरी 1950 को, जब हमने खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था बच्चों। ठीक है, सो रिपब्लिक से आप याद रखेंगे नो हेरिडिटरी रूल, प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, और वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए बेसिकली। ठीक है जी, सो दीज आर ऑल की वर्ड्स मेंशन जो भारत के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कि भारत कैसा देश है। भारत एक सोवरन देश है, सोशलिस्ट देश है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। सो ये पांच जो फीचर्स है ये भारत के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, भारत के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट है बच्चों जस्टिस, कि जस्टिस सबको, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली कि क्या क्या हमें फ्यूचर में अचीव करना है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि सबको जस्टिस मिले, न्याय मिले बेसिकली, है ना, किसी के भी साथ कुछ गलत ना हो किसी भी एस्पेक्ट में। तो देखिए जस्टिस का जो आइडिया हमने कहां से लिया है, ये रशियन रेवोल्यूशन से लिया है 1917 से बेसिकली। सबसे पहला जो जस्टिस है हमारा वो है सोशल जस्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस, कि जहां सामाजिक अन्याय ना हो, किसी के साथ समाज अन्याय ना करे,
ठीक है। देखिए उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी ना हो, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे। सो इसको अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल्स मेंशन्ड है सोशल जस्टिस के लिए? तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 है ना, ये आप दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 18 भी आप मेंशन कर सकते हो बेसिकली इसके अंदर। सो ये सोशल जस्टिस के लिए मेंशन्ड आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी इन सब से आपको बचाते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक जस्टिस? कि इकोनॉमिकली भी सबको बराबर हक मिले, इक्वल पे हो फॉर इक्वल वर्क, नो वेल्थ बेस्ड बायसनेस बेसिकली ना हो कि अमीर की पूछ ज्यादा होगी, गरीब को पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करना है हमें देश में, और इसके लिए जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है आर्टिकल 38 और 39 स्पेसिफिकली, और भी कई जगह होता है बट स्पेसिफिकली डीपीएसपी के जो दो आर्टिकल्स हैं 38 और 39, यहां पे आपको इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करके दिखाया जाता है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस, की राजनीतिक न्याय, सबको अधिकार बराबर मिले, सबको इक्वल राइट मिले बेसिकली आगे बढ़ने के लिए। सो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो सबके पास बच्चों पार्टिसिपेशन के, तो उसके लिए हमारे पास आर्टिकल 326 है राइट टू वोट, कि सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है। आर्टिकल 325 है बेसिकली कि चुनाव कंटेस्ट करने का जो अधिकार होता है आपका। सो इन आर्टिकल्स के थ्रू हम जस्टिस अचीव करते हैं, जो तीन तरह का जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस बच्चों, ठीक है। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है कि कहां पर ये चीज अचीव की जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है बच्चों लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आप आसान भाषा में कहेंगे तो बेसिकली आजादी कहते हैं, बट हम इसको बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ एब्स्ट्रेंट्स। जब आपके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, बेवजह आपको रोका ना जाए कुछ भी काम करने से, जब तक वो काम लीगल है और अलाउड है, एब्सेंस ऑफ एब्स्ट्रेंट्स बेसिकली। तो ये आइडिया कहाँ का बच्चों? फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया है, 1789 से हमने इसको लिया है। इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। सो आप जानते ही हैं आज़ादी की बेसिक सी भाषा कि आपको सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी होनी चाहिए। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर अचीव होती है? ये थॉट और एक्सप्रेशन वाली आर्टिकल 19, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डेमोक्रेसी के लिए जो है वो आर्टिकल 19 ही है बच्चों, जो आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है। इन सबको मिलाकर ही हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि एक प्रबल डेमोक्रेसी है देश के अंदर। तो उसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19। बिलीफ, फेथ और वर्शिप के लिए आप जानते हैं धर्म के बारे में बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 25 की बात हो रही है यहाँ पर, जो आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार देता है, किसी भी धर्म में विश्वास रखने का आपको अधिकार देता है, या अपना धर्म बदलने का अधिकार देता है आपको ये, ठीक है। सो दैट इज लिबर्टी फॉर यू बेसिकली। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इसके ऊपर कई सारी लिमिटेशन है बच्चों, ये आप जानते ही हैं कि हाँ हमारे पास बोलने का अधिकार है, बट कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, वो लिमिटेड है, कई जगह पर उसके ऊपर लिमिटेशंस है बेसिकली, ठीक है। जैसे धर्म की भी बात करते हैं तो मैं अपना धर्म जैसे चाहूं वैसे मैनेज कर सकता हूं, कि मैं बेसिकली अपना धर्म बदलना चाहूं तो मैं बदल सकता हूं, बट मैं किसी और का धर्म जबरदस्ती नहीं बदलवा सकता, ये लिमिटेशन है इसकी। सो इक्वालिटी हमारे देश में, सॉरी लिबर्टी हमारे देश में हम बात करें तो एब्सोल्यूट नहीं है, ये थोड़ी लिमिटेड है बेसिकली, इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं जो ठीक भी है कहीं ना कहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है इक्वालिटी। इक्वालिटी बच्चों, इक्वालिटी का मतलब क्या होगा कि सब क्या है? एक समान है बेसिकली, सब बराबर है। सबसे पहले कौन सी इक्वालिटी की बात होती है? सिविक, मतलब सामाजिक इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में अचीव होती है बच्चों। जो सभी आर्टिकल्स, देखो आर्टिकल 14 से 18 का तो नाम ही यही है, राइट टू इक्वालिटी, तो वो आपको इक्वालिटी की बात करते दिखते हैं। ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 14 से लेकर 18 तक। जैसे आर्टिकल 14 में क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 15 में क्या? नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरियों में सबको बराबर हक देने की बात होती है, फिर से इक्वालिटी आ गई। आर्टिकल 17 में किसी के भी साथ अनटचेबिलिटी नहीं करनी, सबको इक्वल ट्रीट करना है। आर्टिकल 18 में किसी को भी टाइटल नहीं देने हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये पांचों जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये इक्वालिटी को अचीव करने की ही कोशिश करते हैं बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात होती है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे पास आर्टिकल 326 में, कि सब इक्वल है, सभी के पास बराबर 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, अमीर है, गरीब है, धर्म कुछ भी है, जाति कुछ भी है, बराबर वोट डालने का अधिकार है आपके पास बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वालिटी, वही आर्टिकल 39 इक्वल पे फॉर लाइवलीहुड बेसिकली, ठीक है। 38 39 दोनों इकोनॉमिक इक्वालिटी की ही बात करते हैं कि इकोनॉमिकली भी ऐसे लॉज पास होने चाहिए। डीपीएसपी के अंदर जो बात होती है कि ऐसे लॉज पास होने चाहिए कि सब लोग क्या हो, इकोनॉमिकली बराबर होते जाए, इकोनॉमी के बीच में जो गैप है अमीर और गरीब का वो बढ़ता ना जाए, वो कम होता जाए, ठीक है बच्चों। दैट इज इक्वालिटी फॉर यू। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, ठीक है जी, भाईचारे की बात हो रही है यहाँ पर। सेंस ऑफ ब्रदरहुड प्लस यूनिटी प्लस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है जी।
उसके बाद देखिए इंटीग्रिटी जो शब्द आता है यहाँ पर, यूनिटी, अब यहाँ पर क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है एक्चुअल में, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सो ये जो इंटीग्रिटी शब्द है ये एकता और अखंडता की बात हो रही है। यूनिटी मतलब एकता, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, कि भारत एक है और भारत अखंड है बेसिकली, चाहे धर्म कितने भी हैं, जाति कितनी भी है, भाषाएं कितनी भी है, बट भारत उसके बाद भी एक है और भारत अखंड है, और इस बात का प्रमाण भारत बार बार देता है कि भारत एक है। ठीक है जी। इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो शब्द है ये अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं, ओरिजिनल प्रीएम्बल के अंदर ये वर्ड्स नहीं थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए बच्चों, इसको कहा जाता है ट्राइनिटी ऑफ द प्रीएम्बल, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इन तीनों को मिलाकर ना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्राइनिटी ऑफ द प्रीएम्बल, जो क्या अचीव करता है, सोशल डेमोक्रेसी। ये सामाजिक डेमोक्रेसी, एक समाज के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग देता है एक इंसान को, अगर उसके पास लिबर्टी है, अगर उसके पास इक्वालिटी है और वो फ्रेटर्निटी भी वहां पर मौजूद है, बेसिकली भाईचारा भी है वहां पर, तो फिर वो सोशल डेमोक्रेसी प्रूव करता है उस इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए बेसिकली। तो इसको कहा जाता है ट्रिनिटी ऑफ द प्रीएम्बल बच्चों। ठीक है, उसके बाद इफ सेपरेटेड इट डिफीट्स डेमोक्रेसी। देखिए ना, अगर इक्वालिटी नहीं है, मान लीजिए भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए कैसी डेमोक्रेसी उस पर्सन के लिए। अब मान लीजिए लिबर्टी नहीं है, आजादी नहीं है किसी को, तो फिर कैसी डेमोक्रेसी। भाईचारा भी नहीं है बच्चों, तो भी डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं होती है बेसिकली, अगर हम आपस में ही लड़ते रहते हैं तो। समझ गए बात को आप। तो इट यूनिटी अमंग द थ्री एंश्योर्स ए जस्ट एंड फ्री सोसाइटी, कि हाँ अगर ये तीनों अवेलेबल है, साथ में अवेलेबल है, तो इसका मतलब वो सोसाइटी के अंदर जस्टिस है, फ्री सोसाइटी है, अच्छी खासी रहने लायक सोसाइटी है बच्चों को। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से वो केसेस हैं जो प्रीएम्बल से जुड़े हुए हैं। तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले आता है बेरूबारी यूनियन केस 1960 का, जिसके अंदर ये कह दिया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये कह दिया गया था बेरूबारी यूनियन केस के अंदर बच्चों। डिटेल में क्लासेस में पढ़ेंगे कि रीजन क्या था बेसिकली, इसके पीछे क्यों कहा गया था ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस आया केशवानंदा भारती केस, जो हमारे इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा केस है। इसमें डिक्लेयर किया गया था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या डिक्लेयर किया गया था कि यस, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बेस पे ही बेसिकली संविधान को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है जी, मैं भी बता देता हूं आपको इसके पीछे रीजन क्या था। थर्ड केस है LIC ऑफ इंडिया 1995 केस, जिसमें कह दिया गया था प्रीएम्बल इज इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको सेपरेटली नहीं पढ़ा जाना चाहिए। देखिए केशवानंदा भारती केस में जब प्रीएम्बल को डिक्लेयर किया गया था पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही रीजन दिया गया था कि एक्चुअली जो प्रीएम्बल है हमारा, इट रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, तो इसको इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए प्रीएम्बल को बच्चों केशवानंदा भारती केस में इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर किया गया था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का जी। तो ये तीन केसेस, बेरूबारी, केशवानंदा, LIC केस, तीनों याद रखने हैं प्रीएम्बल से रिलेटेड बेसिकली, बस इनकी जजमेंट्स याद रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल, कि आज अगर सरकार चाहे तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। भाई देखिए, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो फिर आर्टिकल 368 इसके ऊपर भी लागू होगा, और आर्टिकल 368 हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यस, प्रीएम्बल इज अमेंडेबल, आज भी हम इसमें चाहें तो अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्लियर है जी। बट मस्ट नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे बच्चों, बट अभी के लिए क्या है, केशवानंदा भारती केस में जुडिशरी ने एक इनोवेशन किया था बेसिक स्ट्रक्चर का, जिसमें उन्होंने सरकार को यह कहा था कि यस, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग आपके पास पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, बट आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के अंदर डिफाइन किया है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, रूल ऑफ लॉ हो गया, सोवरेनिटी हो गया, है ना, ये सारे फेडरल फीचर्स हो गए, बेसिकली इनको डिक्लेयर किया गया है एज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको पार्लियामेंट ऐसे नहीं छेड़ सकता, उनके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट इज द ओनली अमेंडमेंट बच्चों, आज तक एक ही बार प्रीएम्बल के अंदर अमेंडमेंट हुई है, और वो कौन सी थी, 42nd अमेंडमेंट। इज इट क्लियर। सो ये था हमारा प्रीएम्बल पूरे का पूरा बच्चों, जिसको हमने आई होप सो की सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको क्लियर कर दी है, जिसमें आपको बेसिकली जो मेन बातें याद रखनी है वो है, एक तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो है पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा नेचर ऑफ इंडियन यूनियन, जिसके अंदर आ जाते हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है जस्टिस,
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 हमारे जस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। और उसके बाद इसमें आता है डेट ऑफ अडॉप्शन, दैट इज 26 नवंबर 1949। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल, जिनकी वजह से प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है। और वो स्टेटमेंट याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की केशवानंदा भारती केस में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक्चुअली प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो इसीलिए इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रल पार्ट बना के और कॉन्स्टिट्यूशन को इसकी लाइमलाइट में पढ़ा जाना चाहिए, प्रीएम्बल की लाइमलाइट में। ठीक है जी। सो ये था प्रीएम्बल का कंप्लीट टॉपिक। आई होप सो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स बचेंगे तो दोबारा फिर से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।